21 फरवरी को पूरी दुनिया में आलमी यौम मादरी ज़ुबान मनाया जाता है। इस मौके पे हर एक ज़ुबान वाले जो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमने देखा है कि गुज़श्ता कई सालों से मगरबी बंगाल में भी आलमी यौम मादरी ज़ुबान के मौके पे जश्न का अहतमाम किया जाता है और ये जश्न उर्दू वाले बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब उर्दू अपनी ज़ुबानहाली का शिकार है, हर तरफ से उर्दू के लिए मायूस कुन खबरें आ रही हैं, ऐसे में जश्न मनाने का क्या सवाल है। दूसरी इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे कायद उर्दू शमीम अहमद साहब से। शमीम अहमद साहब से इसलिए इस मौके पे बात करने के लिए हमने इसलिए इनका इंतखाब किया है कि शमीम अहमद साहब आज से एक दहाई कबल 2011 से कबल मगरबी बंगाल में दूसरी सरकारी ज़ुबान के दर्जे के लिए तहरीक चलाई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के तहत, और उनकी तहरीक बहुत ही नतीजा खेज़ तहरीक थी। इस नतीजे की तहरीक की वजह से बंगाल में एक बेदारी आम्मा पैदा हुई और आखिरकार ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो उन्होंने असम्बली के ज़रिए उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया। लेकिन 15 साल बीत गए हैं उस कानूनी दर्जे को। सवाल ये है कि सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिलने के बाद उर्दू का क्या फ़ायदा हुआ? क्या एक दहाई कबल जो उर्दू की जो हालत थी उस हालत में बेहतरी आई है या ख़राबी आई है? दूसरा अहम बुनियादी सवाल ये है कि क्या उर्दू की मंजिल सिर्फ यही थी कि सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिल जाए या उसके आगे की मंजिल थी? अगर आगे की मंजिल थी तो फिर शमीम अहमद इस मामले में खामोश क्यों हो गए? इन बुनियादी सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शमीम अहमद साहब हैं। शमीम अहमद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। आप आलमी यौम मादरी ज़ुबान के मौके पे पहला तासुर आपका क्या है? देखिए, यौम आलमी मादरी ज़बान दुनिया की तमाम ज़बान के लोग अपनी अपनी ज़बान की तरक्की के लिए और अपनी ज़बान की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करते हैं। और कल का जो आज का दिन यौम आलमी मादरी ज़बान है, इस दिन हम तमाम ज़बान वाले, अगर हम उर्दू वाले हैं तो हर उर्दू वालों को चाहिए कि अपनी ज़बान के प्रति ईमानदार होना लाजमी है। जब तक कोई भी इंसान अपनी मादी ज़बान के तय ईमानदार नहीं होगा, दुनिया की कोई भी ये नहीं है कि उस ज़बान की हिफाजत कर पाए। इसीलिए हम तमाम अहले उर्दू से ये अपील करेंगे कि आप अपनी ज़बान के तय हम सब मिलकर उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज़ के लिए आगे बढ़ें और अपनी ज़बान को कैसे आगे पहुँचाया जाए इस पर जद्दोजहद की जाए। शमीम साहब, आपने जो बात तमहीदी कही है, मैंने जो अपनी तमहीद में चंद सवालात उठाए हैं। पहला मेरा सवाल यही है कि चूँकि आप मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने की लंबी तवील जद्दोजहद की है, तहरीक चलाई है, सड़कों पे उतरे भी हैं, एहतजाज भी किया है, जूता पॉलिश भी किया है, गिरफ्तारियाँ भी की है, कई तरह के मोमेंट में आप गाँव गए हैं। लेकिन सवाल अहम ये है कि सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के बाद आज उर्दू कहाँ पे खड़ी है और उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, जब 2005 से जब उर्दू की तहरीक चलाने के लिए जब हमने शबबंदी शुरू किया और सड़क पर हम उतरे हैं 2007 में, 2007 से लेकर 2011 तक 12 तक तहरीक का जद्दोजहद चलता रहा और मेरा मुतालबा साफ था कि बंगाल के असेंबली में उर्दू का बिल पास हो जाए और बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकार की ज़बान का दर्जा मिल जाए। आपको याद होगा जब हम तहरीक चला रहे थे उस वक्त बंगाल की कोई भी सियासी जमात उर्दू का नाम लेने से घबराती थी। कोई भी सियासी जमात उर्दू की बात करने के लिए तैयार नहीं था, मगर हमने नो उर्दू नो वोट का नारा दिया और इससे बंगाल की जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये लगा कि अगर उर्दू वालों को नाखुश किया जाएगा तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। और आपको याद होगा कि उस वक्त 2011 में लेफ्ट फ्रंट को करीबन 3 करोड़ वोट मिला था और ममता हुकूमत को 3 करोड़ का तकरीबन 40 लाख वोट मिला था। और जो 1 करोड़ जो बंगाल की उर्दू आबादी है, दोनों हाथ से ममता बनर्जी को वोट दिया। मगर सरकार जब बनी, सरकार बनने के बाद उर्दू को असेंबली में बिल लाने के लिए टाल मटोल का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जो है आपको याद होगा कि 2012 में मेट्रो चैनल पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें हज़ारों हज़ार के तादाद में उर्दू के शहदाई गांव-गांव से आए। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम लोग अनशन पर बैठे
और बंगाल के असेंबली में तीसरा दिन उर्दू का बिल पास हो गया। पास होने के बाद भी जब गवर्नर के यहाँ बिल गया तो लोगों का एक था कि भाई 9 महीना तकरीबन गुजर चुका था और कोई पता नहीं कि बिल का क्या हुआ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने गांधी मुजस्समे के सामने अनशन पर बैठे और 1:35 पे लोग जब गवर्नर के यहाँ लोग गए तो गवर्नर साहब ने कहा कि भाई ये बिल पर हमने दस्तखत कर दिया है, और गवर्नर की बिल पे दस्तखत हुआ और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। मेरे ऊपर ये मसला ये था कि हम उर्दू के आदमी नहीं थे, उर्दू के घर में पैदा हुए। ये मेरी बदनसीबी थी कि मैंने उर्दू के कोई प्रोफेसर, कोई अदीब, कोई शायर नहीं थे, उर्दू का एक आम आदमी थे। मगर एक आम आदमी के अंदर जितनी ताकत थी, मैंने पूरी ताकत लगाया इसमें। मैं उर्दू के जो कलकत्ता के, जो बंगाल के सुरफा थे, जो उर्दू की रोटी रोजी कमाने वाले, जो उर्दू की रोटी खाने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर हजरात हों, चाहे उर्दू एकेडमी के लोग हों, तमाम लोगों को ये तशवीश था कि ये आदमी उर्दू का आदमी नहीं है, ये क्यों उर्दू की तहरीक चलाएगा। तो जिस दिन जब गवर्नर का दस्तखत हुआ, उसी दिन मैंने कहा कि आज के बाद मैं उर्दू के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। उर्दू की तरक्की, मैंने तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ी थी, मेरा मकसद मिल गया। अब तरक्की की लड़ाई जो है वो उर्दू के जो शायर हैं, प्रोफेसर हैं, अदीब हैं, जो उर्दू के बड़े बड़े वहदे पर बैठे हैं, जो लाखों लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उर्दू की तरक्की और तरवीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उस दिन के बाद से आज यौम आलमी मादरी ज़बान के मौके पर आपने मुझे बुलाया और आज शायद 12 साल हो गया मुझे, 12 साल बाद शायद मैं उर्दू के हवाले से आपने बुलाया तो हम इस पर बात कर रहे हैं। शेर साहब, आप इसके लिए आप देखते हैं कि जब लेफ्ट गवर्नमेंट में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन अगर तजिया किया जाए आदाद-ओ-शुमार से, उर्दू स्कूलों की हालत बहुत बेहतर थी, असातिज़ा थे। इन 12 सालों में, इन 15 साल जो ममता के दौर हुकूमत में असातिज़ा बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ उर्दू एकेडमी को लेफ़्ट गवर्नमेंट के मुकाबले में कई गुना फ़ंड मिला है। सवाल ये है कि उर्दू एकेडमी का जो बुनियादी काम है उर्दू को फ़रोग़ देना, क्या उर्दू एकेडमी उर्दू फ़रोग़ दे रही है? दूसरा हम सवाल उर्दू स्कूलों का के सवाल को क्यों गायब कर दिया गया? पहले, आज से 10 साल पहले हम लोग इस पर बात भी करते थे, एहतजाज भी होता था, और पब्लिक के एहतजाज की वजह से ही बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 100 सीटें जो रिज़र्व हो चुकी थी उनको डी रिज़र्व करके बहाल किया। आज वो सूरत हाल क्यों नहीं पैदा हो रही है? और हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि आज से 5 साल कबल जब 2021 में इलेक्शन होने वाले थे, असेंबली इलेक्शन, तो मेंबर पार्लियामेंट हैं नदीम उल हक साहब, जो बंगाल उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं 2 टर्म से, उनका शायद कि तीसरा टर्म चल रहा है, वो जेब में कागज़ लेके घूम रहे थे कि, और बता भी रहे थे कि हम ये उर्दू स्कूलों में जो रिज़र्व होने का जो मामला है वो हल हो गया है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये 5 साल बीत गया, उस नोटिफिकेशन का कोई मामला सामने नहीं आया। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन 5 सालों में उर्दू वालों ने पूछा भी नहीं कि नदीम उल हक साहब, आप जो कागज़ दिखा रहे थे, अपने अखबार में एक लीड खबर छापा था कि उर्दू का मसला जल्द हल होने को है, और नोटिफिकेशन, वो क्या हुआ? तो ये एक तरह से उर्दू वालों की भी बेतवज्जोही, बेतनाही, उसको किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये हुई कि जो कुछ तंजीमें जो उर्दू के हवाले से जो लेफ़्ट के ज़माने में भी काम कर रही थी, वो तंजीम आज भी इस मौजूदा सरकार के ज़माने में भी काम कर रही है। आपका मतलब अंजुमन तरक्की उर्दू है? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कल भी सरकार की थी, पिछली सरकार के, आज जो है जो मौजूदा सरकार है उसके लोग हैं और उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरी कोई भी तहरीक बंगाल में उर्दू के हवाले से, हमारी तहरीक के बाद कोई तहरीक खड़ी नहीं हुई, और नहीं तहरीक खड़े होने की वजह से जो बंगाल की उर्दू आवाम है वो भी कहीं ना कहीं मायूसी की शिकार बनी और अपने अपने घर पकड़ लिए। एक पॉइंट तो ये। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो उर्दू एकेडमी लेफ़्ट के ज़माने में जो चेयरमैन हुआ करता था, जो भी उर्दू के हवाले से, वो कहीं ना कहीं उर्दू के नामवर शख्सियत होते थे, जिनको ज़बान पे पूरा अबूर हासिल हुआ करता था और उर्दू के हवाले से एक बड़ा नाम हुआ करता था। हाँ, जैसे शहनाज नबी एक अपने आप सिक्कराजुल वक्त थी। हाँ, तो और भी कई लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो उर्दू के नामवर शख्सियत थे। बदकिस्मती ये हुई इस हुकूमत में कि उर्दू एकेडमी में जो चेयरमैन बने हैं, और जो मेम्बरान बने हैं, जो मेम्बरान हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे मेरा कोई जाति ये नहीं है, मगर हम तो आपके
इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के ये जरिए हम उनसे अपील करेंगे कि अगर वाकई अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, आपको इसी ज़बान ने आप अखबार के ज़रिए आपको राज्यसभा तक लाया, आपको तमाम बुलंदियाँ दी, मगर आप इस ज़बान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। मुझे अपील करेंगे नदीम उल हक साहब से कि आप चेयरमैन के वहदे से आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसलिए कि एकेडमी के उस चेयर पर वही बैठ सकता है जिसको उर्दू ज़बान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक मालूमात ये है कि नदीम उल हक साहब उर्दू के आदमी नहीं हैं। उन्होंने उर्दू से कोई तालीम हासिल उनकी नहीं हुई है। ना उर्दू के वो प्रोफेसर हैं, ना उर्दू के वो अदीब हैं, ना उर्दू के वो शायर हैं। हाँ, पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर जब दुनिया की कोई भी एकेडमी, जैसे साहित्य एकेडमी है या बंगला एकेडमी है, उसमें अगर आप बंगला एकेडमी में किसी उर्दू के जानकार को आप मेंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मगर बंगाल का वाहिद उर्दू एकेडमी ऐसा इदारा है जिस इदारे में जो चप्पल बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, तमाम तरह के लोगों से इस इदारे को भर दिया गया। तो जिस ज़बान का, जहाँ से जिस ज़बान की तरक्की होनी है, जिस ज़बान की हिफाजत होना है, अगर उस कुर्सी पर अगर उस ज़बान के माहिरीन अगर नहीं होंगे, उस ज़बान पर जिसको पूरी अबूर हासिल नहीं है, वो आदमी कैसे इस ज़बान का भला कर सकता। इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई तमाम जो भी मेंबर हैं, सबकी मादरी ज़बान उर्दू है, कम से कम इस ज़बान पे इंसाफ करो। ऐसे लोगों को आप लाइए जो लोग उर्दू का काम करने वाले लोग हों, जो उर्दू की किताबें लिखते हों, उर्दू के हवाले से जिनकी जानकारी हो, नॉलेज हो। ऐसे लोगों को जब तक नहीं आएंगे ये लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है शहीम साहब कि सवाल उर्दू ज़ुबान के जानने या नहीं जानने का, सवाल ये कि अपनी ज़ुबान से हकीकी मोहब्बत करने वाले का है, कासा लेस नहीं हो। वहाँ पे तो एकेडमी में कई प्रोफेसर हज़रात भी हैं, लेकिन उनका काम कासा लेसी हो गई है, हाँ में हाँ मिलाना हो गया है। वजह यह है कि जब बड़े कुर्सी पर जब उर्दू का जानकार आदमी नहीं बैठेगा, और नीचे में अफसोस तो यही है ना कि एक उर्दू का जो जानकार नहीं है वो बड़े कुर्सी पर बैठा है, जो उर्दू के प्रोफेसर हैं वो नीचे बैठ के उनकी बातों पे तालियां पीट रहे हैं। तो ये तो समझिए कि हमको तो लगता है कि दिल्ली का उर्दू एकेडमी देख लीजिए, बिहार का उर्दू एकेडमी देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी उर्दू एकेडमी, इतना जाहिलों से भरा हुआ इदारा उर्दू एकेडमी कहीं का भी नहीं है ये। और अफसोस ये है कि हमारे यहाँ के जो शायर हैं, अदीब हैं, वो मकाला पढ़ने के लिए वहाँ पे माने समझिए कि कहते भीख के तरह वहाँ पे हाथ फैलाए रहते हैं कि ताकि हम एकेडमी के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो हमें मकाला नहीं पढ़ने दिया जाएगा, प्रोग्राम होगा तो हमें मुशायरे में नहीं बुलाया जाए, सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये के लिए। आपकी गुफ्तगू से एक बात समझ में आती है कि बंगाल में जो उर्दू की बदहाली है और जिस दौर से गुजर रहा है उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदार ये उर्दू एकेडमी की जिम्मेदार है। बिल्कुल एकेडमी का ये देखिए, सिर्फ आप बंगला एकेडमी, अगर बंगला ज़बान अगर तरक्की नहीं हो रही है तो सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार ने तो एक इदारा बना दिया है, अगर उस इदारे में रहने वाले लोग ही अपने ज़बान के कातिल बन जाए और अपने ज़बान का कत्ल कर दे तो इसमें ममता बनर्जी या हुकूमत क्या करेगी। लेकिन अगर जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, अगर उस ज़बान की तरक्की और तरवीज़ के लिए आप करेंगे, आपको कोई रोक रखा है? आप अगर किताबें हुए चाहे जो कुछ हुआ आप कर रहे हैं तो उसमें तो शहीम साहब, ये उर्दू वाले लोग, ये एकेडमी वालों का कहना ये है कि हमारा काम सिर्फ प्रोग्राम करना है और स्कूल में असातिज़ा बहाल करना या टीचर लाना हमारा काम नहीं है। भाई आपका काम नहीं है तो आप सरकार के चेयरमैन हैं, आप सरकार के संसद हैं, तो आप सरकार को आपने एडवाइस किया है, सरकार को आपने कोई लेटर लिख के दिया है कि भाई फला स्कूल में यहाँ टीचर की ज़रूरत है, ये आप लिख के दिए हैं तो आप प्रेस को दीजिए कि भाई हमने तो जानकारी दिया है सरकार को। अब उसके बाद अगर सरकार नहीं करती है तब आवाम की जिम्मेदारी बनता है कि आवाम सरकार से पूछे कि भाई ये जब चेयरमैन आपसे कह रहा है, आप अक़लियती का जो मिनिस्ट्री है उसमें आप दीजिए कि भाई ये जगह पर खाली है। मगर जब चेयरमैन ये कहे कि भाई हमको मुशायरे कराना है, हमको कव्वालिये कराना है और हमें बस नाम नेहाद एक किताब का मेला लगा देना जिसमें 50 आदमी नहीं आता, तो ये सब सरकार के पैसे को और हमारे टैक्स के पैसे का ये बेजा इस्तेमाल है जिससे ज़बान का कोई भला नहीं हो सकता। अब देखिए 4-5 चेहरे को छोड़ ले लीजिए, इसके अलावा बंगाल में क्या तमाम प्रोफेसर, तमाम शायर सब हिजरत करके यहाँ से चले गए?
कोई नज़र नहीं आते हैं। ये सिर्फ 5-6 चेहरे को लेकर, आप सिर्फ 5-6 चेहरे को लेकर ही एक मोनोपोली आपने बना रखा है। ये ज़बान का मसला है। और तो मैं तो कहूँगा कि भाई इस ज़बान से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हमारी बात की तायीद होनी चाहिए, इसलिए कि ये ज़बान सिर्फ हमारी विरासत नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों की विरासत है। अगर जिस दिन ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी तो वो कौम ख़त्म हो जाता है, उस कौम की नस्लें ख़त्म हो जाती है। तो अपने नस्लों को बचाने के लिए उर्दू एकेडमी से सवाल ज़रूर करनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको और इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को कि आपने एक सवाल उठाया है। ये सवाल उठाने की हिम्मत बंगाल के किसी सहाफ़ियों के अंदर ही ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को वक्त दिया। शमीम साहब ने जिन सवालों को उठाया है वो सवाल बुनियादी सवाल है, और सवाल ये सिर्फ ये नहीं है कि सवाल कौन पूछ रहा है, सवाल अहम ये है कि इस सवाल से फ़ायदा किसका होगा। और एक दिन अगर हम खामोश हो जाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है फिर सवाल कौन उठाएगा। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग ज़िंदा रहें जो सवाल उठाने की जरूरत कर सके, क्योंकि चंद रुपये चंद ओहदे की लालच में इन सवालों को भी गायब कर दिया जाता है। इसकी दलील सबसे बड़ी ये है कि 5 साल पहले एक शख्स खड़ा होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ऐलान करता है कि उर्दू के मसले हमने हल कर दिए, लेकिन इन 5 सालों में मसला हल तो दूर, हालत मज़ीद बदतर हो गए। लेकिन आज इन 5 सालों में कोई सवाल नहीं पूछा। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुस्लिम उर्दू समाज से सवाल गायब होते जा रहे हैं। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, इनके तमाम जो उर्दू एकेडमी में जो लोग वहदे पर बैठे हैं, जो 4-5 चेहरे लेकर जो चल रहे हैं, आने वाली नस्लें इनकी गिरबान को पकड़ कर पूछेगा और कोई घर में बैठकर कोई मुहर्रिक लिख रहा होगा कि इस दौर में जो उर्दू ज़बान की जो बदहाली और जो ये है, इनके चेहरे उस वक्त बेनकाब होंगे जब आने वाली नस्लें इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को वक्त दिया। लेकिन इससे कबल कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, एक मिसरा जो बहुत ही मशहूर है कि ये जश्न ये हंगामे आखिर क्यों बरपा है, ये जो शायर की एक मशहूर गज़ल है, जो उर्दू के हवाले से है। दरअसल ये इंदिरा गांधी के उस सवाल पे जवाब था कि जब उर्दू को लेकर काफ़ी हंगामा आ रही थी तो इंदिरा गांधी ने एक आलमी मुशायरा बुलाकर उर्दू वालों को खामोश करने की कोशिश की। तो साहिर ने ये पूरी गज़ल लिख दी थी कि आखिर ये जश्न है उर्दू की खिदमत है कि साजिश है। तो दरअसल ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो आप हर दिन देख रहे हैं उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम होते रहते हैं, कभी गालिब के नाम पर, कभी मीर के नाम पर, कभी फुट विलियम के नाम पर, दरअसल ये उर्दू की खिदमत नहीं है। ये जश्न जो हंगामे हो रहे हैं, ये दरअसल उर्दू के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है। ये हमें उर्दू वालों को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।